हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसा कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ज़रूर किया है जिसमें ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है। और इंडिया में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत डील किया जाता है। इसलिए हमें इस एक्ट के बारे में जानना ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी एक ऐसा लीगल राइट है जो कि ओनरशिप और वेल्थ को डिटरमाइन करता है और फ्रीक्वेंटली इंडिविजुअल ओनरशिप से डील करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जनरली ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन से डील करता है। इस केस में लिविंग पर्सन कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इंक्लूड किया जाता है। जब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो वह दो तरह का हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ एग्जीक्यूशन, इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन एट्सेट्रा को कहा जाता है, जबकि एक्ट ऑफ पार्टीज टेस्टामेंट्री और इंटरव्यूस दो तरह का हो सकता है। टेस्टामेंट्री वो केस होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल के मरने के बाद ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है, जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है, जबकि इंटरव्यूस दो लिविंग पीपल के बीच में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है और यह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल और स्पेशल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंटरव्यूस के दो पार्ट हैं, और ये स्पेशल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 6 टाइप्स के होते हैं: एक्शनेबल क्लेम्स, गिफ्ट्स, एक्सचेंजेस, लीजेस, मॉर्टगेज एंड चार्जेस और सेल्स। तो आज हम इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में जानेंगे। इस एक्ट में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जान लेना चाहिए जिसका यूज़ इस एक्ट में किया जाता है। पहला, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसी भी इंडिविजुअल का किसी प्रॉपर्टी में ओनरशिप होता है। ओनरशिप बंडल ऑफ राइट्स, राइट टू पोजेसन, राइट टू एंजॉयमेंट और उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करने के राइट को कहते हैं, जैसे कि सेलिंग, मॉर्टगेजिंग और गिफ्ट देने का राइट। रिवर्सन, जब हम अपने प्रॉपर्टी को किसी के पास लीज़ में देते हैं और उस लीज़ पीरियड के कंप्लीट होने के बाद जब वह प्रॉपर्टी वापस हमारे पास आती तब उसे रिवर्सन कहते हैं। रिमाइंडर, जब हम अपने प्रॉपर्टी को किसी इंडिविजुअल के फेवर में लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं और उस प्रॉपर्टी का रिमेनिंग इंटरेस्ट औरों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब उसे रिमाइंडर कहते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, जब किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट किसी सर्टेन कंडीशन पर डिपेंड हो या उस इवेंट पर डिपेंड हो जो कि होगा ही, उसे वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन या प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। वेस्टेड इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, वेस्टेड इन पोजेसन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड इन पोजेसन किसी प्रॉपर्टी के प्रेजेंट पोजेसन के राइट को कहते हैं, जबकि वेस्टेड इन इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी के प्रेजेंट पोजेसन को नहीं बल्कि फ्यूचर पोजेसन के राइट को कहते हैं। इसको अगर एग्जांपल से समझें तो अगर कोई लैंड किसी पर्सन ए को उसके लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है और उसके रिमाइंडर को बी को दिया जाता है, तब ए का राइट वेस्टेड इन पोजेसन है जबकि बी का राइट वेस्टेड इन इंटरेस्ट है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जब किसी प्रॉपर्टी का राइट टू एंजॉयमेंट किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है तब उसे कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को रेफ़र करें तो हमें इन दोनों एक्ट टर्म्स का डेफिनेशन मिल जाता है। जहां जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन चीज़ों को इंक्लूड करती है, जैसे कि लैंड, उस लैंड से एराइज होने वाले बेनिफिट्स और जो चीज़ उस लैंड में अटैच्ड हो या परमानेंटली अटैच्ड हो उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन चीज़ों को रखता है, किसी भी लैंड से एराइज होने वाले बेनिफिट्स, उसके हेरिडिटरी अलाउंसेस, रास्ते का अधिकार, लाइट्स, फेरीज और फिशरीज़। इन सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन्हें मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यहाँ पर हमें अटैच टू अर्थ का मतलब समझ लेना भी ज़रूरी है।
अटैच टू अर्थ में इन चीज़ों को रखा जाता है, वो चीज़ जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई हों, जैसे ट्रीज, पौधे एट्सेट्रा। वो चीज़ जो कि ज़मीन में गड़ी हुई हों, जैसे कि दीवारें, बिल्डिंगें, और हर वो चीज़ जो उस ज़मीन में गड़े हुए चीज़ों को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि किसी भी घर के दरवाजे, खिड़कियाँ एट्सेट्रा, उन्हें भी अटैच टू अर्थ प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो सभी लोग जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए एलिजिबल हैं, उनके पास उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप है या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का ऑथराइजेशन है, वो सभी लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक माइनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, लेकिन किसी भी माइनर के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हम किसी भी तरह के प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी होगी उसे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में एग्जीक्यूट हो सकता है। फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ में हम पहले ये जान लेते हैं कि हम प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र आइदर ओरली और बाय राइटिंग कर सकते हैं। किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को हम आइदर डिलीवरी ऑफ पोजीशन या फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 100 रुपये से अधिक या उससे ऊपर है तब उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फॉर्मेलिटी एटेस्टेशन होता है। एटेस्टेशन किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेटेड बनाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन है। कुछ केसेस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना वैलिड ट्रांसफ़र के लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेलिटी होता है, जैसे ज़मीन का ट्रांसफ़र। चौथा फॉर्मेलिटी नोटिस होता है। नोटिस बोथ एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमें एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में डिफरेंस समझ लेना चाहिए। जब कोई इंडिविजुअल किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फैक्ट को जानता है तब हम उसे एक्चुअल नोटिस कहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में लॉ यह कंसीडर करता है कि उस आदमी को उस फैक्ट के बारे में जानना चाहिए था, यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जानने की, तब हम उस केस में उस नोटिस को कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। यह ट्रांसफरी का या जिसके नाम पर वह ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी जिम्मेदारी होता है कि वह उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नोटिसेस का बोथ एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस का इन्वेस्टिगेशन करे। अब हम कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में जानते हैं जो कि किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में इनवैलिड होता है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज़ इनवैलिड। जब हम किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं इस कंडीशन के साथ कि वह उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है और सेल करने के बाद वह प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी, तब वो इनवैलिड कंडीशन होता है। इसे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट कहते हैं, लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेंट वैलिड होता है। अगर हम उस बायर को कह दें कि किसी पर्टिकुलर आदमी को या फैमिली को वह प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता है तो उसे पार्शियल रिस्ट्रेंट कहेंगे और वह एक वैलिड रिस्ट्रेंट होता है। दूसरा, रिस्ट्रेंट ऑन एन्जॉयमेंट। हम किसी को उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के राइट से रिस्ट्रेंट करके उसको नहीं बेच सकते हैं, यह इनवैलिड होता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर रिस्ट्रेंट किसी दूसरी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए लगाते हैं तब वो वैलिड होता है। अगर हम अपने प्रॉपर्टी को किसी आदमी को ट्रांसफ़र करते हैं इस कंडीशन पर कि अगर वह इंसॉल्वेंट या दिवालिया हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी वापस हमारे पास आ जाएगी, तब वो भी एक इनवैलिड कंडीशन होता है। लेकिन यह कंडीशन लीज के केस में वैलिड हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। जब हम किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तब उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं। हमें अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करने से पहले किसी लिविंग पर्सन को उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। यह उस इंडिविजुअल के साथ उसके लाइफ टाइम तक रहता है और उसकी डेथ के बाद फिर उस अनबॉर्न के पास चला जाता है। इस एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एक इंटरेस्टिंग राइट है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को
2 राइट्स में से एक राइट को इलेक्ट करने का राइट देता है। इस राइट का फाउंडेशन इस बात पर है कि अगर कोई पर्सन किसी इंस्ट्रूमेंट के बेनिफिट को यूज़ करता है तब उसे उस इंस्ट्रूमेंट के बर्डन को भी बेयर करना चाहिए। मतलब कि अगर हमने किसी इंडिविजुअल से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे ले लिए हैं तो हमें उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। हम पैसा ले करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से मना नहीं कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम किन प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हम किसी वारिस के किसी प्रॉपर्टी के पाने का राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे पास वह प्रॉपर्टी एक्चुअली में ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है हम उसे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। किसी कंडीशन के ब्रीच होने पर हम उस प्रॉपर्टी को री एंटर करने का राइट भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हम किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ईजमेंट का राइट उस प्रॉपर्टी के डोमिनेंट हेरिटेज से अलग करके नहीं बेच सकते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को किसी के पास ट्रांसफ़र किया है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ईजमेंट राइट भी उसी के पास जाएंगे, ना कि हम किसी दूसरे के पास उस ईजमेंट प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस करने का राइट भी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। एक पब्लिक ऑफिस या उसके सैलरी को हम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स में मिलने वाले स्टाइपेंड को भी हम किसी दूसरे लोग को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में लीज पेंडेंस एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैक्सिम है। लीज पेंडेंस का मतलब होता है कि किसी प्रॉपर्टी पर केस पेंडिंग रहते हुए हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर 2 लोगों के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोर्ट केस चल रहा है तो उनमें से कोई भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कोर्ट के डिसीजन आने तक। सेल, यहाँ पर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल की बात कर रहे हैं। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हम तब कहते हैं जब उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के एक्सचेंज में हमें प्राइस दिया जाता है। वो प्राइस या तो फुल्ली पेड हो सकता है या तो पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड हो सकता है या फिर वो प्रॉमिस्ड प्राइस हो सकता है। सेल के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशंस, जो पर्सन सेल कर रहा है उसे उस प्रॉपर्टी किसी भी गिफ्ट के लिए कंडीशन या प्रेसिडेंट वैलिड हो सकती है अगर वो इलीगल या इमोरल कंडीशन नहीं है। किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट भी वॉइड होता है। लीज के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट टू एंजॉय ट्रांसफ़र किया जाता है जबकि ओनरशिप उस ओनर के पास ही रहती है। लीज के केस में हम पोजेसन ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र करते हैं जबकि ओनरशिप ट्रांसफ़रर के पास रहती है। लीज किसी भी कंसिडरेशन के लिए किया जा सकता है। मॉर्टगेज किसी भी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है किसी पेमेंट को सिक्योर बनाने के लिए। अगर किसी प्रॉपर्टी का ओनर ने किसी से कोई डेट लिया हो तब वह उस डेट को सिक्योर बनाने के लिए अपने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता है। किसी भी केस में
अगर उस ओनर ने, जो कि इस केस में मॉर्टगेजर होता है, लेंडर को किसी कारण से पैसे नहीं लौटा पाए, तब मॉर्टगेजी के पास ये राइट होता है कि उस प्रॉपर्टी को सेल करके वह अपना लोन को मेक गुड कर ले। लेकिन उस लोन के चुकता होने के बाद मॉर्टगेजर या ओनर उस प्रॉपर्टी को रिक्लेम कर सकता है। इसे राइट टू रिडेम्पशन कहते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम उस क्लेम को कहते हैं या उस डेट को कहते हैं जो कि सिक्योर नहीं होता है, जैसे कि एरियर ऑफ रेंट, प्रोविडेंट फंड, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में ड्यू मनी, एट्सेट्रा। एक्शनेबल क्लेम भी एक प्रॉपर्टी होता है और इसे मॉर्टगेज के तहत ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्रॉपर्टी हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम जब भी कोई प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से ख़रीदते हैं तो यह चाहते हैं कि वह प्रॉपर्टी क्लीन हो। उस प्रॉपर्टी को सिक्योर करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। एक अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीदना और उसे सिक्योर करना भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। इसलिए हमें इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में डील करने से पहले हमें इस एक्ट को ज़रूर रेफ़र करना चाहिए।